वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता हूं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में मणिनगर नाम का एक गांव था। इस गांव के मुखिया नारायण थे। सभी गांववासी नारायण की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। नारायण की एक ही संतान थी, राधा। 15-16 साल की उम्र में भी राधा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घरबार मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। नारायण भी राधा के लिए आसपास के गांव वर देखना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। नारायण के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में राधा का विवाह तय हो गया। राधा का पति नागेश उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नागेश देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह नारायण को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और नारायण के नम आंखों से राधा को विदा किया गया। कुछ ही दिनों में राधा उनके ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना राधा के साथ बिताने के बाद नागेश भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। राधा ने नागेश को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की बात है, दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से करूंगी। कोलकाता पहुंचने पर नागेश ने फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया, पर काम में उसका मन ही नहीं लग रहा था। बार बार राधा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही राधा की याद आती। नागेश की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये 5 उसके अच्छे मित्र थे। नागेश दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से राधा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र राधा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नागेश से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नागेश कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कैसे मिलूं। खैर, अब नागेश के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नागेश पूरी तरह से अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नागेश से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 दिन हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। अब नागेश अपने बूढ़े माँ बाप याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप की देखभाल के लिए गांव में राधा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते और ये बीतते दिन नागेश की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नागेश का काम में एकदम से मन ही नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नागेश के 5 दोस्तों ने नागेश से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गाँव चलते हैं। नागेश अभी समझ पाता या कह पाता तब तक उन 5 दोस्तों में से लोकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम में मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव का मजा लिया जाए। नागेश तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर
फिर क्या था, दूसरे दिन ही नागेश अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे, इसलिए पहाड़ी इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाएगा और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाएगा। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नागेश अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए एक अच्छी सड़क भी नहीं थी। जंगल में चलने से बनी पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नागेश से लोकेश ने पूछा कि भाई नागेश, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नागेश ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नागेश की बात सुनते ही लोकेश हाफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नागेश ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और नागेश की बात को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी लोकेश के साथ ही बैठ गए। अब नागेश बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नागेश के रुकते ही लोकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी निकालते हुए कहा कि यार नागेश, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नागेश ने कहा कि यारो इसकी क्या जरूरत थी। लोकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत तो नहीं थी भाई, हमारी भी तो भाभी है ना, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद लोकेश ने मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नागेश से कहा कि यार नागेश, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर में जाओ, बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नागेश हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद राधा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, राधा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। राधा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद राधा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। लोकेश और नागेश के अन्य 4 दोस्त राधा और नागेश के पास पूरी शक्ति से खड़े हो गए थे। राधा और नागेश कुछ समझ पाते इससे पहले ही लोकेश ने अपने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नागेश से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कराना चाहता था, पर तू बिना बताए गांव में आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर नागेश ने भोलेपन से कहा कि यार लोकेश भाई, आपने तो अभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर पर आया था तो यहाँ माँ बापू ने शादी कर दिए थे, भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नागेश की इन भोली बातों पर उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नागेश को कसकर पकड़ लिए थे और 3 राधा का चीरहरण करने लगे थे। अभी नागेश या राधा चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़ा ठूस दिए गए। फिर निवस्त्र राधा और नागेश को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नागेश की हत्या कर दी और राधा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नर के साथ घंटों तक राधा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में अपनी वाली करने के बाद 5 ने राधा को भी मौत के घाट उतार कर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढक कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे राधा और नागेश के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब राधा और नागेश घर नहीं आए तो नागेश के पिताजी ने नागेश के आने और राधा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नागेश उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर राधा और नागेश को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। अब नागेश के माँ बाप गांव वालों को लगने लगा था कि नागेश अपनी बहू को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि
बाबू को बता कर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नागेश कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नागेश के माता पिता और घर वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नागेश के माता पिता बिना नागेश और राधा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक लोकेश के घर में कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से लोकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बार बार एक दूसरे से मिलते थे पर लड़की कौन थी किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को लोकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। लोकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब लोकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे होली थी। लोकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंबे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लोकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो लोकेश के अलावा कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि कहीं लोकेश भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं यह सब सोच रही थी तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी पर छाया किसकी है यह समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही लोकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास के जुटे लोग सख्ते में आ गए। पूरी तरह से डर भी गए क्योंकि लोकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ वह किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत प्रेत ने किया होगा। यह कहानी यही होती है और इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि लोकेश का यह हाल भूतनी ने ही ऐसा किया था या किसी और ने। कहीं राधा तो नहीं या नागेश, लोकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज अपलोड करते रहते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास भी भूतिया कहानियाँ हैं तो आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं ताकि आपकी कहानियों को मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।